बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के मंजरनामे पे ख़बरें क्या हैं और लोगों के मसाइल क्या हैं, इन दोनों का तवाज़ुन करेंगे हम। और ये बैलेंस क्या किसी तरीके से हो सकता है या ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा और आवाम के मसाइल बढ़ते जाएंगे और सियासतदानों के अपने मसाइल जूं के तुम बरकरार रहेंगे। नाज़रीन, इन दिनों ख़बर ये है, कामरान खान साहब जो सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने एक ख़बर दी कि खान साहब कुछ राय रखते हैं और वो राय उन्होंने ये दी कि खान साहब का ये मानना है कि आर्मी चीफ़ को तौसीह दे दी जाए और ये तब तक दे दी जाए कि जब तक नए इंतखाबात नहीं होते, नई हुकूमत आए और वो ख़ुद आर्मी चीफ़ का चुनाव कर ले। अब इसके ऊपर कल से लेके अब तक बहुत बहस हो चुकी है, बहुत सी बातें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश भी कर चुकी हैं। कुछ लोग खान साहब के मुताल्लिक़ ये राय रख रहे हैं कि ये पहले बयान देते हैं, फिर उसी बयान के पीछे छुपते हैं और फिर उसी के उलट बयान दे देते हैं। फिर उनके कुछ बयानात के हवाले भी दिए जा रहे हैं जो माजी में उन्होंने बयान दिए थे और माजी से लेके अब तक। एक बात तो पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने आज से 6-7 माह पहले ये कह दी थी कि आर्मी चीफ़ तौसीह नहीं लेना चाहते। अब बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि तौसीह को लेकर लोग मामले को पेचीदा क्यों बना रहे हैं कि जब आर्मी चीफ़ ख़ुद तौसीह नहीं लेना चाहते तो वो तौसीह की बातें गर्दिश क्यों कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि ये कौन होते हैं कहने वाले कि तौसीह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बुनियादी तौर के ऊपर इसमें बेनिफिट खान साहब को क्या नज़र आया कि जब उन्होंने तौसीह की बात की। अगर तौसीह की बात उनकी जानिब से की गई है तो आज उनकी जानिब से वजाहत ये भी आई है कि मैंने तौसीह की बात नहीं की, तब तक की बात की है जब तक नए इंतखाबात नहीं होते। वो 2 से 3 माह, 3 से 4 माह या 5 से 6 माह की तौसीह होगी। वो मैं साल की तौसीह की बात नहीं कर रहा। वो नई हुकूमत जो है वो अपनी मंशा के मुताबिक क्राइटेरिया को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए और पोर्टफोलियो को देखते हुए ये फ़ैसला करे कि किसको आर्मी चीफ़ लगाना है। अब ये खान साहब ने वजाहत पेश की है। क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम तर यही मसाइल हैं कि नई हुकूमत कब आएगी? क्या यही मसला है कि वफाकी हुकूमत कब घर जाएगी? निगरान सेटअप कब आएगा? पंजाब हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तदार कब आएगी? मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी कब होगी? खान साहब 2/3 अक्सरियत से कब वापस आएंगे? नाज़रीन, पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल ये हैं कि इस वक्त आप ये देखिए कि नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जुलाई के महीने की FPA की मद में ₹4 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया है। 30% जो है वो बिल आ रहा है, 70% उस पर टैक्सेस आयद हो रहे हैं जिनकी तादाद 12 बनती है। 12 किस्म के आप टैक्स आयद करते हैं, अवाम का खून निचोड़ना चाहते हैं। एक तरफ वज़ीर आज़म रिलीफ़ का ऐलान करते हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं ये रिलीफ़ नहीं है, ये कुछ अरसे के लिए आपसे पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे जिनके यूनिट 300 से कम है। उसके बाद ये सारी की सारी रकम जो है ये आपकी जेबों से निकलवाई जाएगी। ये लॉलीपॉप आवाम को दिया जा रहा है। फिर गंदम के हवाले से जो ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का ख़दशा पैदा हो रहा है, आप ये देखिए कि गंदम इम्पोर्ट महंगे दामों करवाने की बात की जा रही है। अगर वो महंगे दामों इंपोर्ट की जाएगी तो पाकिस्तान में लोग जो है उसे किस कीमत पे ख़रीदेंगे? सिंध जो है वो 4000 रुपया उसने सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिया है फ़ी मन गंदम का। तो अगर 4000 सरकारी निर्ख है तो आप ये देखिए कि गैर सरकारी सतह के ऊपर वो कितने में फ़रोख्त होगी। वो ये कहते हैं कि हम किसानों को मोटिवेट करने के लिए ये रकम मुख्तस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अशियाए खुरनोश की जो किल्लत पैदा हो रही है ये सबसे बड़ा हिजान बर्पा करेगी। ये आने वाले दिनों में तमाम लोगों को चकरा के रख देगी। पाकिस्तानी मईशत जो इस वक्त डामाडोल हो रही है, आपको बाहर से इमदाद मिल रही है लेकिन उसके साथ साथ आपके रुपए की डिवैल्यूएशन भी जारी है। आज के दिन जो डॉलर की कीमत थी, फॉरेक्स एजेंसी में आप जाइए और ये जो एक्सचेंजर्स कंपनीज़ हैं आप उनमें जाइए और उनसे पूछिए कि सरकारी निर्ख इस वक्त डॉलर का क्या है, तो आपको बताएंगे 231 रुपये। आप कहेंगे कि इस निर्ख के ऊपर तबादला कर लीजिए तो कह देंगे कि ख़त्म हो गया। आप वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे तो पीछे से आवाज़ आएगी ब्लैक में है, अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। तो इत्तलात ये हैं कि आज के दिन डॉलर का जो लेन देन है वो 239 रुपये पे होता रहा है। ब्लैक मार्केट के अंदर 20 रुपये के इजाफे से भी डॉलर का लेन देन हुआ। अब जो लोग कारोबार करना चाहते हैं और वो डॉलर में कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने तो वो पैसों का तबादला करवाना था तो उन्होंने ब्लैक मार्केट के अंदर इतनी बड़ी कीमत अदा की है। सरकारी निर्ख आप कुछ और मुकर्रर करते हैं और उसी सरकारी निर्ख की पाबंदी हो नहीं पाती, जिसके नतीजे में मुआशी हिजान बर्पा होता है। डॉलर की
अगर इमदाद पाकिस्तान के अंदर आ भी रही है तो रुपए की डिवैल्यूएशन की जो बड़ी वजह है वो तूरखम बॉर्डर है और आपका चमन बॉर्डर है, जहां से बड़ी तादाद के अंदर डॉलर जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है। आपकी सेनेट की जो कमेटी बराए ख़जाना है वो भी इसकी निशानदही कर चुकी है, बेशतर लोग इसकी निशानदही कर चुके हैं। आपकी महकमा ख़जाना के अंदर भी लोगों को इस बात का इल्म है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज को भी इस बात का इल्म है कि डॉलर पाकिस्तान से किस तरीके से मुंतकिल हो रहा है, किन अशखास का डॉलर बाहर जा रहा है और उसकी रोकथाम के लिए कौन से लोग ऐसे हैं जो बीच में रुकावट पैदा किए हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद रुपए की बेकदरी मुसलसल जारी है और डॉलर में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें भी कम होती जा रही हैं, लेकिन इस सूरत के अंदर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में उसकी जो सेल्स टैक्स की शरह में पैसे इकट्ठे करने हैं वो भी बढ़ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से आवाम को कितना नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर आप किसी कैश एंड कैरी शॉप पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने अगर एक घी को ख़रीदा है, घी का पैकेट, और अगर उसकी कीमत 570 रुपये है तो उसमें GST ऐड होगा, यानी सेल्स टैक्स जो आपसे वसूल किया जाना है वो उसकी कीमत में ऐड है। आप मजमूई तौर के ऊपर कुछ चीज़ें लेते हैं जिनकी तादाद आप 10 रख लें और जब आप कैश काउंटर पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने 10,000 मालियत की चीज़ें ख़रीदी हैं, जिसके ऊपर 10%, 15% या 17% आपको सेल्स टैक्स लगाया गया है। यानी वो जो कंपनी के ऊपर सेल्स टैक्स लगना था, वो कैश एंड कैरी के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगना था, वो भी वो आवाम से बटोरते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो फाल नहीं है, इसका ढंडोरा पीटा जाता रहा है। PTI का भी जब दौरे हुकूमत था तो उनको भी यही बात की जाती थी कि सब्ज़ी मंडी से अगर कोई सब्ज़ी निकलती है तो उसकी जो कीमत है वो फ़ी किलो अगर देखी जाए तो अगर 4 रुपये बनती है तो वो बाज़ार में आते 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 जब मोहल्ले की दुकान पे आएगी तो वो 24 रुपये फ़ी किलो बिकना शुरू हो जाएगी। तो वो जो 20 रुपया बीच में लोग अपना मार्जिन निकाल रहे हैं, खुदा के लिए उस मार्जिन को कम कीजिए। लोगों के ऊपर आप जो इतना बोझ डाल रहे हैं उस बोझ को कम कीजिए और लोगों की जो मुश्किलात है उसमें कुछ ना कुछ तो आसानी लेके आइए। लेकिन इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार कवानीन अब मुतारिफ करवाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में पहले भी जिक्र कर चुका था। PTA का एक नया कानून आया कि VPN अपना रजिस्टर्ड कीजिए, पाकिस्तान में बैठ के बाहर के मुल्क की आप कमाई कमा सकते हैं और उनको बताएं कि मैं बाहर से बैठ के कमा रहा हूँ। नैब के जो कानून है वो सरकारी अफसरान अब उस पर हाथ ही नहीं डाल सकते किसी के ऊपर। जो नैब के अफसरान है वो सरकारी अफसरान पे हाथ इसलिए नहीं डाल सकते कि उन्हें ये पता होगा कि अगर इसने प्रेशर कहीं से डलवा के केस को फारिग करवा दिया तो ये 5 साल की कैद मुझे भुगतना पड़ेगी, सज़ा का सामना तो मुझे करना पड़ेगा। पाकिस्तान को आपने जन्नत बनाया उन लोगों के लिए जो लूट मार करना चाहते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप निज़ाम मुतारिफ नहीं करवा सके। आपने बड़े बड़े प्लान तो शुरू कर दिए लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास टीम नहीं थी। एक मिसाल ले लीजिए, ऑरेंज ट्रेन अगर पाकिस्तान के अंदर चलती है, लाहौर में अगर वो चलती है तो उसके स्टेशन कितने बड़े बड़े हैं। वहाँ पे एक मुनज़्ज़म निज़ाम आप बैठने का नहीं बना सके, वहाँ पे टक शॉप्स को नहीं बना सके कि अगर कोई इंतज़ार करना चाहता है किसी का तो वो किस तरीके से इंतज़ार करे, क्या खड़ा रहे दीवार के साथ खुद को लगा के। बैठने की वहाँ पे जगह नहीं है। यानी आप प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े दूसरों को देख के शुरू कर देते हैं लेकिन उसका जो मैकेनिज्म बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, वो आपसे बनता नहीं है। उसे देसी तरीकों से आप चलाने की कोशिश करते हैं और वही देसी तरीके जो हैं वो आपको 1-2 साल तक तो सताइश के मौके फराहम करते रहेंगे और आखिरकार आकर आपको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी जो बहुत से लोगों से फिर होती नहीं है। अगर आप ये देखिए कि पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है कि ये डॉलर की कीमत में इजाफा और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बदौलत वो तलबा जो चीन से कोविड के दिनों में पाकिस्तान आ चुके थे अब उन्होंने वापस जाने का रास्ता इख्तियार करना है। चीनी हुकूमत ने 2 साल तक उन्हें वापस आने की इजाज़त नहीं दी और अब बिल आखिर जब उन्होंने इजाज़त दी है तो जो उनका हवाई टिकट था, वो जो हवाई सफ़र उन्होंने करना था वो पहले 1 लाख रुपए में होता था, अब उसकी कीमत 5.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। बच्चे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इतनी कीमत हम कैसे अदा करें, हमने तो बड़ी
मुश्किल से पहले ही बच्चों को बाहर तालीम के लिए भिजवाया था। जो हमारे पास असासाजात थे वो असासाजात हमने फ़रोख्त करके बच्चे की तालीम पे पैसा खर्च किया था कि हो सकता है ये कोई बड़ा अफसर बन जाए और इसकी ज़िंदगी सहल हो जाए। लेकिन इस मौके पे आके 5.5 लाख देने की इस्तात हमारे पास तो है नहीं। हुकूमत ने हम पे मेहरबानी क्या की है कि 10% की छूट दे दी है कि वो जो तलबा चाइना जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क जो पढ़ना चाह रहे थे वो वापस आ गए कोविड की वजह से या किसी और वजूहात की बुनियाद पे वो जाना चाहते हैं तो 10% हम उन्हें रियायत दे देंगे। आप ये देखिए कि आपने कोरोना की मद में कितनी इमदाद वसूल की है। आप मुश्किल दिनों के अंदर सैलाब मुतासरीन की भी इमदाद करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना चाहते हैं? उन तालिब इल्मों का ख्याल कीजिए जिन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टेक पे लगाया हुआ है, उनका मुस्तकबिल इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। वो अगर वापस जाके तालीम ना हासिल कर पाए सिर्फ इस 5.5 लाख की टिकट की वजह से तो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पे आयद होगी। सवाल उनसे पूछा जाएगा कि मुस्तकबिल के ये जो मेमार थे ये अगर पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते थे, इनकी सहूलत के लिए इनके माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर दी थी और किसी मुश्किल की वजह से अगर वापस आना पड़ा था तो हुकूमत ने इनके बेनिफिट के लिए क्या किया? तो जवाब आएगा सिफर। तो किस से जाके ये फरियाद करें, किसके आगे अपने हाथ फैलाएं? उन स्टूडेंट्स का भी ख्याल कीजिए और पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दीजिए। ये हुकूमतें आनी जानी शय होती हैं। ये कुछ अरसे के लिए आप इक़्तिदार में रहते हैं, कितनी लूटमार कर लेंगे, कितना पेट का ये दोज़ख आप पाल लेंगे। एक दिन तो आएगा कि जब ग़िज़ा भी जो है आपके इस पेट में ना जा सकेगी। मुझे अपने उस्ताद मजरूल हक साहब का शेर याद आ रहा है कि कहीं कौमों के कितने ही गुनाह वो बख्श देता है, कहीं आदम की छोटी सी खता तकलीफ देती है, किसी को बेचकर इज्जत नवाला एक नहीं मिलता, किसी का रिज़्क़ कितना है ग़िज़ा तकलीफ देती है। तो एक वक्त आएगा कि ये पेट का जहन्नुम भर जाएगा, फिर ये पैसा कहाँ पर ठूंसेंगे? जब आपका आखिरी दम आप आखिरी दम पे होंगे, सांस निकलने वाली होगी तो इतनी बड़ी जो जायदाद होगी किसके लिए छोड़ के जाएंगे? वो जो आपके बच्चे हैं, दुनिया पलती आ रही है और पलती जाएगी, वो अपने वसाइल खुद भी ढूंढ लेती है। आप वो काम कीजिए जो अवामी फलाह के लिए काम हो ताकि दुनिया आपका नाम याद रखे और सुनहरे हुरूफ में याद रखा जा सके। बसूरत दीगर शाह खर्च तो बहुत आए, बसूरत दीगर ऐसे जालिम भी बहुत आए जिन्होंने दुनिया के ऊपर जुल्म ढाए, लेकिन उनका नाम किस हवाले से याद किया जाता है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।